अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर क्या किया था, कंप्लीट किया था, है कि नहीं। और वहां पे हमने स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल में अगर कोई क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी से रिलेटेड तो उसको सॉल्व करके वहां पे देख लो। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। और इससे कई बार क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है ना। या तो रिफ्रैक्शन से आता है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आता है वहां पे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में भी सबसे पहले जो टर्म है वो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले जो हम टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बुक में या तो एन से डिनोट करता है, कुछ बुक में उसको किससे डिनोट करता है, म्यू से डिनोट करता है। तो सिंबल हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, या तो एन या फिर क्या हो गया, म्यू। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं रेशो। किसका रेशो हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मुझे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो ये तुम्हारा वहां पे क्या है, रेशो है। किसका रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, वैक्यूम में जो भी लाइट की स्पीड है उसको हम सी नॉट से डिनोट करते हैं, और मीडियम में लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी एम से डिनोट करते हैं। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं यहां पे कि जो भी म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, म्यू की वैल्यू निकल के आ रही है सी नॉट बाय सी एम, है कि नहीं। अच्छा, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो सी एम है वो हो जाएगा सी नॉट बाय म्यू। अच्छा, अब किसी मीडियम का म्यू ज्यादा है हमारे पास, अगर मान लो ऐसा समझो, यहां पे हमारे पास यहां पे दो मीडियम है, ये है तुम्हारा वहां पे मीडियम 1 और यहां पे हम शो कर रहे हैं मीडियम 2। अब मैं बोल रहा हूं मीडियम 1 में जब लाइट पास करती है तो उसकी स्पीड c1 है, और मीडियम 2 में जब लाइट पास करती है तो उसकी स्पीड क्या है, c2 है। अब देखो, किस मीडियम को हम रेयरर बोलते हैं, किस मीडियम को डेंसर बोलते हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, वेव की स्पीड पे। मान लो यहां पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। अच्छा, मान लो μ1 ज्यादा है μ2 से। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम में जब लाइट पास करती है तो वहां पे लाइट की स्पीड c1 है, दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करती है तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या है, c2 है। अब किस मीडियम को हम रेयरर बोलेंगे, किस मीडियम को डेंसर बोलेंगे, वो डिपेंड करता है वेव की स्पीड पे। जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा होती है उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। अब जैसे देखो यहां पे μ1 ज्यादा है, बताओ म्यू अगर ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी वहां पे। अगर म्यू ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड कम, इसका मतलब है कि ये जो मीडियम रहेगा वो हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा। जिसका म्यू कम होगा, अगर म्यू तुम्हारा वहां पे क्या है, स्मॉल है, तो उस केस में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उस मीडियम को हम लोग वहां पे रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्लियर। तो जब भी हमारे पास दो मीडियम दिए होंगे और हमें दोनों मीडियम को अगर कंपेयर करना है कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम वहां पे चेक करेंगे लाइट की स्पीड। और लाइट की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो हमें सिंपली क्या ध्यान रखना है, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास दो मीडियम है,
मान लो एक मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम वाटर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, वाटर का होता है 4/3 1.33। अगर मुझे ग्लास और वाटर मीडियम को कंपेयर करना है तो हमने क्या बोला, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए लाइट की स्पीड कम, और लाइट की स्पीड कम है तो वो मीडियम डेंसर। तो हम बोलेंगे इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लास जो होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा, और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो हमें केवल सिंपली याद रखना है जिसका म्यू ज्यादा होगा वो मीडियम मेरे लिए वहां पे क्या होगा, डेंसर होगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को यूज करो वहां पे, तो μ1 क्या बता रहा है, μ1 बता रहा है वहां पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे C0/C1। ये जो मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ2, और μ2 को हम लिखेंगे C0/C2। तो μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 वहां पे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलता है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में है, ये कंपैरिजन में है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और ध्यान रखना एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है, अगर मैं सिंपली बोल रहा हूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो ये है विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर μ1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर μ2 है। लेकिन कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं 1μ2। अब ये जो 1μ2 होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोलेंगे 1μ2 को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो 1μ2 है, 1μ2 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और जो भी 1μ2 होगा उसका फॉर्मूला होगा μ2/μ1। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं 2μ1 तो हमें लास्ट वाला देखना है। अगर 2μ1 है, अगर यहां पे हमारे पास 2μ1 है तो 2μ1 को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये हो गया 1μ2, ये हो गया 2μ1। 2μ1 को क्या लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे μ1/μ2। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, μ2 की वैल्यू पुट कर दो जरा, बताओ μ2 की वैल्यू पुट करोगे, μ1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा C1/C2। देखो है कि नहीं है वहां पे। सिमिलरली अगर मैं μ1 और μ2 की वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा C2/C1 वहां पे। तो 1μ2 वहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। 2μ1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है 1μ2 इंटू 2μ1। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। बताओ, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, C2 कैंसिल आउट होगा, C1 कैंसिल आउट होगा, और रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिसका म्यू ज्यादा होगा वो हमेशा डेंसर मीडियम होगा। कोई भी मीडियम डेंसर है रेयर है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लाइट की स्पीड पे। जिसमें स्पीड ज्यादा होगी वो मीडियम रेयर, जिसमें स्पीड कम होगी वो मीडियम मेरा वहां पे क्या हो गया, डेंसर। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर तुम्हें केवल म्यू लिखा हुआ है, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में केवल सिंबल लिखा गया है म्यू, तो इसका मतलब है ये रेशो है।
किसका रेशो है? ये रेशो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। क्लियर? अगर कभी भी केवल क्वेश्चन में म्यू दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में केवल तुम्हें वहां पे म्यू दिया है तो म्यू वहां पे रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रेयरर मीडियम। और हमें मालूम है डेंसर का म्यू हमेशा ज्यादा होगा। और बताओ डेंसर का म्यू अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि म्यू हमेशा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पे देखा है कि नहीं? यहां पे तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्शन के तो वहां पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होगी? जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो हेडिंग डालो वो डालो वहां पे रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने बात करी किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अच्छा, एक चीज और लिख लो वहां पे कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और एक रिलेशन पढ़ोगे वहां पे कॉचेज इक्वेशन। और कॉचेज इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी इक्वेशन होती है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ए और बी वहां पे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं और लैम्डा वहां पे वेवलेंथ होती है। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है कि वेवलेंथ हर कलर की अलग अलग होती है। अगर रेड कलर की बात करेंगे तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, ब्लू कलर की बात करेंगे तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर कलर के लिए अलग अलग होगा। रेड का अगर म्यू आर है, येलो का म्यू वाई है, ब्लू का म्यू बी है, वॉयलेट का वहां पे म्यू वी है। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट है कि नहीं? और सब कलर की वेवलेंथ वहां पे क्या है? अलग अलग है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो उसके लिए म्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो केवल अभी तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वहां पे रिफ्रैक्शन। अब देखो, रिफ्रैक्शन की बात कब करते हैं? रिफ्रैक्शन की बात करते हैं वेन एवर देयर इज चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट। चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट। अगर हमारे पास कोई लाइट है और उसका मीडियम वहां पे क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं यहां पे ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये तुम्हारा मीडियम 2 है और ये दोनों मीडियम की क्या है? बाउंड्री है। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और ये दोनों मीडियम की बाउंड्री है। और इस मीडियम की बाउंड्री पे कोई लाइट क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। अब ये जो लाइट रहेगी, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब जो भी लाइट है, लाइट मीडियम की बाउंड्री पे क्या हो रही है? टकरा रही है। तो जिस जगह लाइट स्ट्राइक करेगी वहां पे ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, और ये जो रहती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे हम लोग बोलते हैं कि मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड c1 है, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है। अब होता क्या है? रिफ्रैक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं? रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे होता है चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज। और ये जो फिनोमिना है प्रॉपर्टीज में चेंज होने का, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
क्लियर? तो रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि whenever light passes from one medium to another medium, then there will be change in its properties, and this phenomena is known as refraction. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट की प्रॉपर्टीज में चेंज होना। अब होता क्या है, अगर मान लो ये मीडियम है मेरा डेंसर और ये मीडियम क्या है, रेरर, तो जब लाइट पास करती है डेंसर से रेरर में, तो एक तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है और ये लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर ये भी पॉसिबल होता है कि मान लो ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और अब इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ध्यान ना, ये इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारी वहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अच्छा, अब ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अगर रेरर से डेंसर में जा रही है, जब डेंसर से रेरर में जाती है तो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेरर से डेंसर में जाएगी तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है लाइट की बेंडिंग का होना। मैंने क्या बोला है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट की प्रॉपर्टीज में चेंज होना। और होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है इसकी स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होती है। क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है। तो जिस सोर्स ने वो लाइट क्रिएट करी है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ही लाइट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे। सेम चीज यहां पे जब लाइट यहां से यहां आएगी तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वहां पे हमारी सेम रहेगी। अब देखो, यहां पे जब लाइट आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहां पे लाइट की स्पीड भी चेंज हुई, वेवलेंथ भी चेंज हुई, और साथ में लाइट का डायरेक्शन भी क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन अगर मान लो ये तुम्हारा दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, आगे इस रिजल्ट को हम प्रूव भी करेंगे कि कोई लाइट अगर मीडियम को नॉर्मली स्ट्राइक करती है, अगर कोई लाइट किसी मीडियम को नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो वो पास करती है विदाउट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो यहां पे लाइट की कोई बेंडिंग नहीं होती है, लेकिन स्टिल हम बोलेंगे कि लाइट का यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है। ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है लाइट का बेंड होना। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट की प्रॉपर्टीज में चेंज आना जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्लियर हो इतना पे? अब मान लो ये जो फर्स्ट मीडियम है यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या है, μ2 है। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या है, μ2 है। अब सबसे पहले लिखो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसी लॉ पे बेस्ड हम क्वेश्चन वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला लॉ लिखो वहां पे, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, पहली प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है वहां पे कि जितनी भी रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सेम प्लेन में।
फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, वो बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। तो बेसिकली जो स्नेल्स लॉ है वो तुम्हारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। तो पहला पार्ट क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। नेक्स्ट लिखो वहां पे, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशो ऑफ, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट रहता है। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कोई भी जो मीडियम का पेयर है, पेयर की बात कर रहा है, तो यहां पे यहां पे दो मीडियम के पेयर है, तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट जो पार्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो क्या बोल रहा है, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट होता है μ2 बाय μ1 के। ये जो रहता है वो होता है μ2 बाय μ1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हो जाता है μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू क्या हो गया, μ2 इंटू साइन आर। तो यहां से हम ये भी बोलते हैं कि किसी मीडियम का, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वहां पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है, तो म्यू इंटू साइन आई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट यहां पे निकल के आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मीडियम का पेयर है, मान लो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये मीडियम का पेयर है। अब एक मीडियम में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट का I है, दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो रिजल्ट क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी को वहां पे हम यूज करेंगे। रिजल्ट क्या है, μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R, है कि नहीं। अब फिर देखो वहां पे जब इस लॉ को हम यूज करते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं कि अगर कोई लाइट किसी मीडियम में नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, अभी हमने बात करी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक है मीडियम 1 और दूसरा है यहां पे मीडियम 2, तो हमारे पास दो मीडियम है, एक है मीडियम 1, दूसरा है मीडियम 2। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2। अब इस मीडियम पे कोई लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है, और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है इंसिडेंट रे ने, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल फॉर्म किया, तो एंगल आई यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया वहां पे। अच्छा, अब एंगल आई 0 है तो अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अब उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या हो जाएगा, साइन 0 किसके बराबर, μ2 इंटू साइन आर। अब ये टर्म तो 0, तो अगले स्टेप में साइन आर 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 है तो ये लाइट नॉर्मली पास कर जाती है। तो पहला रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगर कोई लाइट किसी मीडियम के सरफेस को कैसी स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो उस केस में लाइट पास कर जाती है विदाउट एनी बेंडिंग। तो यहां पे हम बोलेंगे लाइट की कोई बेंडिंग नहीं हुई है। सेकेंड केस क्या होता है, जब लाइट की बेंडिंग नहीं होती है
तो अगेन ये तुम्हारा मीडियम 1, ये तुम्हारा मीडियम 2, यहां पे कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, यहां पे इस तरह से कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है। कितने एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है? एट एन एंगल आई। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं जिन दो मीडियम की हम बात कर रहे हैं, मान लो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। देखो ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता, मीडियम भले ही अलग हो लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या हो गया? सेम हो गया। अच्छा, μ1 μ2 सेम है तो अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ आई किसके बराबर? μ2 इंटू साइन ऑफ आर। μ1 μ2 इक्वल है तो ये कैंसल आउट होगा, साइन आई साइन आर के बराबर है तो एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के। और एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर है तो चेक करो डायग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। वहां पर तो यहां पे भी लाइट की कोई बेंडिंग नहीं हुई, यहां पे भी लाइट की कोई बेंडिंग नहीं हुई। तो ध्यान रखना है लाइट कब बेंड नहीं करती है। लाइट की प्रॉपर्टी जरूर चेंज होगी, फिनोमेना मेरा रिफ्रैक्शन है, लेकिन मैंने क्या बोला है? दो केस ऐसे हैं जब लाइट की बेंडिंग नहीं होती है। या तो लाइट कैसे स्ट्राइक करे? नॉर्मली स्ट्राइक करे मीडियम को, तब वहां पे बेंडिंग नहीं होगी। या फिर जिन दो मीडियम में लाइट पास कर रही है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उस केस में भी लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है वहां पे। क्लियर? फिर देखो वहां पे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल केवल इसी फॉर्मूले पे क्या होगा? बेस्ड होगा। फिर देखो वहां पे अब मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे हमारे पास मीडियम की बाउंड्री है, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, तो ये मीडियम की बाउंड्री है। मान लो ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेरर, यहां पे ये मीडियम रेरर और ये मीडियम डेंसर। अब मैंने क्या बोला? जब भी कोई लाइट रे कहां से आ रही है? डेंसर से, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जब ये लाइट डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। सिमिलरली अगर कोई लाइट आ रही है रेरर से डेंसर में, बताओ अब कोई लाइट आएगी रेरर से डेंसर में तो वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो है कि नहीं वहां पे? अब मैं बोल रहा हूं यहां पे जिस तरह से हम रिफ्लेक्शन में बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की, सेम यहां पे भी हम बात करेंगे किसकी? एंगल ऑफ डेविएशन की। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करो डेल्टा। डेल्टा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब मुझे अगर एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो इंसिडेंट रे है इसको यहां पे एक्सटेंड करना। अब मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया है वही यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन है। और जो भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा, बताओ अब उसको क्या लिखेंगे वहां पे? ये एंगल आई, ये पूरा एंगल आर, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आई। तो अगर हम डेल्टा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा वहां पे हो जाएगा आर माइनस आई। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है वो यहां पे हो जाएगा आर माइनस आई। यहां पे अगर जाओगे तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। अब ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया, ध्यान ना यहां पे कैसा है? यहां पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है।
यहां पे हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज। अब तुम क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया है, तो ध्यान रखना ये पूरा एंगल तो आई है, ये आर है, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आर, लेकिन ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहां पे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो हम एंगल ऑफ डेविएशन को लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई माइनस आर बी। वहां पे देखो है कि नहीं, वहां पे कई बार हम डेल्टा को लिख रहे हैं कई बार हम डेल्टा को लिख रहे हैं आई माइनस आर, या फिर हम डेल्टा को क्या लिख रहे हैं, आर माइनस आई। तो एंगल ऑफ डेविएशन का एक कॉमन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई माइनस आर। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे हम रिलेटेड क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। वहां पे लिखो अब जरा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा उससे पहले एक चीज और देखो वहां पे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम कई जगह यूज करते हैं। अब जैसे देखो वहां पे हमारे पास ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये हो गया मीडियम 3, ये हो गया मीडियम 4। हमारे पास 4 मीडियम है, लेकिन ये जो भी मीडियम की बाउंड्री है, ये जो भी मीडियम की बाउंड्री है, ये मीडियम की बाउंड्री पैरेलल है। अब कुछ भी रहा हो, रेयर रहा हो, डेंसर रहा हो, हमें नहीं मालूम, यहां पे कोई लाइट रे क्या कर रही है, इस तरह से स्ट्राइक कर रही है। I1, फिर R1, R1 देखो है कि नहीं वहां पे। यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल R1, तो ये एंगल R1, R2 ये भी R2, ये हो गया R3। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारे पास नंबर ऑफ मीडियम है, लेकिन सभी मीडियम की जो लेयर है, बाउंड्री है, सभी मीडियम की जो बाउंड्री है वो हमेशा क्या है, पैरेलल है। अब मैंने क्या बोला, जो भी स्नेल्स लॉ है वो मीडियम के पेयर के लिए एप्लीकेबल है, पेयर ऑफ मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये तुम्हारी बाउंड्री है, बताओ इस बाउंड्री के लिए पेयर ऑफ मीडियम क्या है, μ1 और μ2 है। ये जब मीडियम की बाउंड्री होगी तो उसके लिए पेयर ऑफ मीडियम होगा μ2 और μ3। ये जो मीडियम की बाउंड्री है इसके लिए मीडियम का पेयर क्या है, μ3 और μ4। ध्यान ना, μ1 और μ3 पेयर नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो मेन है पॉइंट वो क्या है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो यहां पे जो मीडियम का पेयर बन रहा है μ1 μ2, यहां बन रहा है μ2 μ3, यहां पे μ3 μ4। अब किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, μ2 इंटू यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 वहां पे। अब इस मीडियम के पेयर के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंगल ऑफ इंसिडेंस R1, यहां पे μ3, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो मीडियम का पेयर बन रहा है उसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो यहां पे लिखोगे μ3 इंटू साइन R2 किसके बराबर, ये हो जाएगा μ4 इंटू साइन R3। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे हमने शो किया है μ1 μ2 μ3 μ4। अब यहां पे हमने पेयर ऑफ मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया।
अब बताओ, सबसे पहले म्यू2 की जगह यहां पुट करें तो ये हो जाएगा म्यू3 साइन R2। म्यू3 साइन R2 की वैल्यू भी क्या करो, पुट करो। तो इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, इक्वेशन निकल के आ रही है म्यू1 साइन I1 इक्वल्स टू म्यू4 साइन R3। देखो है कि नहीं वहां पे, यानी इसका मतलब है कि अगर हम मीडियम 1 और 4 पे एक तरह से हमने डायरेक्ट स्नेल्स लॉ क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, म्यू1 इंटू साइन I1 किसके बराबर आ गया, म्यू4 इंटू साइन R3 के। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स हैं मीडियम की, और यहां पे कोई लाइट रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और यहां पे एंगल I है, यहां पे कोई लाइट रे क्या हो रही है, बाहर आ रही है, R डैश है, भले ही यहां पे म्यू1 हो, यहां पे म्यू n हो। तो अब मैंने क्या बोला है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मीडियम्स हैं और सभी की मीडियम की बाउंड्री क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट पे, यहां पे हमने पेयर लिया था, यहां पे हमने पेयर लिया था, यहां पे हमने पेयर लिया था, लेकिन अब पेयर लेने की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम की लेयर सभी पैरेलल हैं तो इसका मतलब है किसी भी दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्नेल्स लॉ मैंने यहां पे अप्लाई किया, म्यू1 इंटू साइन I, और दूसरा स्नेल्स लॉ मैंने यहां पे अप्लाई किया, तो मैं लिखूंगा म्यू n इंटू साइन R डैश। तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन IIT में आ चुका है। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि जब भी मीडियम की लेयर पैरेलल होगी तो हम किसी भी दो पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली वहां पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मान लो लेयर पैरेलल नहीं हुई, जैसे देखो हमारे पास यहां पे म्यू1 है, यहां पे म्यू2, यहां पे अगेन म्यू1 है, और कोई लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल आएगा वो आ गया I। फिर मान लो ये मीडियम डेंसर है और ये मेरा क्या है, रेयरर है, तो अब जो लाइट रहेगी वो बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया R। अब जब ये लाइट इस बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगी तो ये तुम्हारा वहां पे नॉर्मल होगा, फिर ये लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर में, तो ये बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कुछ एंगल बन गया वहां पे R डैश। अब मान लो अगर हमने गलती से क्या किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई कर दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू1 इंटू साइन I इक्वल्स टू म्यू1 इंटू, अब मैंने क्या किया, किसी पेयर पे ना लेके मैंने किसी दो पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया। अब यहां से तुम क्या बोलोगे, यहां से तुम बोलोगे एंगल I एंगल R दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल है। लेकिन मैंने क्या बोला, किसी भी दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली तभी अप्लाई कर पाएंगे जब मीडियम की लेयर सभी पैरेलल चल रही हो, लेकिन ये पैरेलल नहीं चल रही है, इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेयर बनाना पड़ेगा और फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा, म्यू1 इंटू साइन I किसके बराबर, ये हो जाएगा म्यू2 इंटू साइन R। फिर ये एंगल R है, ये 90 माइनस R है, ये 90 है, तो ये भी R है कि नहीं, और ये R होगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस R। तो अब क्या लिखोगे, म्यू2 एंगल ऑफ इंसिडेंस
साइन 90 माइनस आर किसके बराबर, μ1 इंटू साइन आर डैश के। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो μ2 इंटू कॉस आर, μ1 इंटू, अब बताओ इन दोनों इक्वेशन से ये रिजल्ट मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखना ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो इमर्जेंस रे का एंगल है, ये एंगल वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर। किसी भी दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ तभी अप्लाई कर पाएंगे जब सभी मीडियम की लेयर वहां पे क्या चल रही हो, पैरेलल चल रही हो। क्लियर। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल वहां पे अब सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ लाइट रे इज इंसिडेंट, नोट डाउन करो क्वेश्चन, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एज शोन इन फिगर। तो यहां पे ग्लास स्फीयर है, ये सेंटर है, और यहां पे कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, कितने एंगल पे, एट एन एंगल 60 डिग्री। और ध्यान रखना है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर। तो जब ये ग्लास में जाएगी तो ये एयर है और ये मेरा वहां पे ग्लास है, तो लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये जो एंगल है, ये एंगल तुम्हारा वहां पे क्या दिया हुआ है, आर। फिर ये एंगल दिया है, अब देखो यहां पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये तुम्हारी नॉर्मल होगी, और हमें मालूम है कि जब भी नॉर्मल पे लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये जो एंगल रहेगा ये आर डैश हो जाएगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयरर में, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बोल रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। तो इस तरह से डायग्राम दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर एट एन एंगल 60 डिग्री एज शोन इन फिगर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का √3, ऐसा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल आर, आर डैश ई एंड टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है आर, दूसरा आर डैश, तीसरा ई, और चौथा हमें कैलकुलेट करना है टोटल डेविएशन। यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल डेविएशन। अच्छा, टोटल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करें, तो ये ध्यान रखना है जो भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। कोई जो नहीं, प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा तब भी एप्लीकेबल है, कर्व सरफेस होगा तब भी एप्लीकेबल है, स्फेरिकल सरफेस है तब भी क्या है, एप्लीकेबल है। अब सबसे पहले यहां पे ये मीडियम का पेयर है कि नहीं है, एयर ग्लास, तो इस मीडियम के पेयर के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन 60 किसके बराबर, √3। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हमें मालूम है साइन 60 √3/2 √3, तो जो आर रहेगा, आर आ जाएगा वहां पे 30 डिग्री। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अच्छा, फिर से देखो जरा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो जो आर होगा वही आर डैश भी हो गया कि नहीं हो गया वहां पे। फिर से अप्लाई करो स्नेल्स लॉ यहां पे पेयर के लिए, तो क्या लिखोगे वहां पे, √3, यहां पे √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश किसके बराबर, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई। अब बताओ आर डैश की वैल्यू क्या है, आर डैश है 30 डिग्री यानी 1/2 इक्वल्स टू, तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो अगेन यहां पे क्या है, 60 डिग्री है।
अच्छा, अब एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करो। बताओ, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये डेल्टा 1 है, तो पहले कैलकुलेट करो डेल्टा वन हो जाएगा 60 माइनस 30 डिग्री, लेकिन कैसा, क्लॉकवाइज। फिर यहां पे जाओगे तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, फिर से क्लॉकवाइज। अब चेक करो, डेल्टा 2 को चेक करोगे तो अगेन होगा 60 माइनस 30, दैट इज, और मैंने क्या बोला था कि अगर सेंस हमेशा क्लॉकवाइज है तो जो टोटल डेविएशन आएगा वो यहां पे ऐड हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पे जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो आएगा यहां पे कितना, 60 डिग्री वहां पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो आप। अब देखो जो नेक्स्ट है वहां पे बोल रहा है फाइंड द एंगल थीटा ए। इस तरह से दो मीडियम की बाउंड्री है, ये नॉर्मल है, यहां पे वाटर है और यहां पे एयर है। लाइट इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, ये एंगल दिया है आई, है ना, और साइन आई की वैल्यू दी हुई है वहां पे 3/5, है ना। 3/5 का मतलब क्या हो गया, 37 डिग्री। देखो है कि नहीं, cos 37 4/5 था। अब ये लाइट जा रही है रेरर, डेंसर से रेरर में, तो ये बैंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्वेश्चन में बोल रहा है ये एंगल थीटा। तो अब क्या करोगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो पेयर ऑफ मीडियम के लिए। तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन 3/5 किसके बराबर, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा वहां पे। अच्छा नहीं, साइन आई की वैल्यू दी हुई ना, तो वैल्यू पुट कर दो, 4/3 साइन आई 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा आ जाएगा 4/5। तो यहां पे हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए if speed of light in medium B is c/3, where c is the speed of light in vacuum and light refract from medium A to medium B, making 45 and 60 degree respectively with the normal। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास दो मीडियम हैं, एक है मीडियम ए, दूसरा है मीडियम बी। लाइट पास कर रही है, लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अच्छा, मीडियम ए में लाइट कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 45 डिग्री, और यहां पे फॉर्म कर रही है 60 डिग्री। इसका मतलब है लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में यही बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो मीडियम ए में लाइट की स्पीड c1 है और ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी दी है, लाइट की स्पीड दी है c/3, और c वहां पे लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। हमें करना क्या है, हमें c1 की वैल्यू वहां पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमें मालूम है स्नेल्स लॉ इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहां पे μ1 मान लो, यहां पे μ2 मान लो, तो क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे μ1। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बोल रहा है ना वहां पे,
फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। अच्छा, मीडियम का नाम दिया है ए और दूसरे का मीडियम का बी, तो इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, तो क्या होगा μ1 इंटू साइन 45 किसके बराबर, μ2 इंटू साइन 60 के बराबर। अब μ1 क्या होगा, μ1 हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। μ2 का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम साइन 60 √3/2। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये सी कैंसल आउट होगा, देखो है कि नहीं वहां पे, तो रिजल्ट वहां पे बन जाएगा C/C1 1/√2, ये हो जाएगा 3√3/2। अब बताओ C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी √2 अपॉन 3√3 इंटू C। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी C1, जो भी लाइट की स्पीड आएगी वो आएगी √2C अपॉन 3√3 वहां पे। क्लियर? तो इस तरह से वहां पे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन लिखो वहां पे, ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन है अपना सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, (1995) का क्वेश्चन है आईआईटी का वहां पे, और फिर आगे हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करेंगे। तो लिखो वहां पे क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग एंगल का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, ऑन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस t equals to 1 meter. The point of incidence is the origin A. The point of incidence is the origin A 0,0. The medium has a variable refractive index given by, तो जो भी मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है और उसकी वैल्यू दी हुई है म्यू इक्वल्स टू √k y⁻³ + 1। इसको ऐसा लिखो वहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर रहा है और इसकी इक्वेशन दी है k y⁻³ + 1 (1/2). द मीडियम हैज अ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फंक्शन ऑफ y है। अच्छा, k कांस्टेंट है और k की वैल्यू दी हुई है वहां पे 1। यूनिट चेक कर लेना, m⁻³ हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। अब क्वेश्चन के वहां पे 4 पार्ट है और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ रे एट अ पॉइंट B x, y in the medium and the angle of incident at that point। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे एट अ पॉइंट B। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x, y इन द मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट दैट पॉइंट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रे इन द मीडियम। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वेयर द रे इंटरसेक्ट द अपर सरफेस ऑफ एयर मीडियम बाउंड्री। और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इंडिकेट द पाथ ऑफ रे सब्सिक्वेंटली, इंडिकेट द पाथ ऑफ रे सब्सिक्वेंटली।
अब देखो क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अच्छा, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसकी थिकनेस दी हुई है, और कितनी दी है थिकनेस? वहां पे दी है 1 मीटर, है कि नहीं? फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तुम्हारी यहां पे इंसिडेंट रे है, इस तरह से कोई इंसिडेंट रे आ रही है, और जो भी इंसिडेंट रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा तभी तो लाइट वहां पे क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा पाएगी। एग्जैक्ट अगर 90 होगी तब तो पैरेलल चली जाएगी वहां पे। तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, और यहां पे एयर है। अच्छा, जिस जगह लाइट स्ट्राइक कर रही है वो मेरा वहां पे ओरिजिन है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो मीडियम होगा, बताओ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ वेरी कर रहा है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पे इसको x एक्सिस माना है और इसको y एक्सिस माना है, और हमें मालूम है कि जब y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो म्यू वहां पे 1 होगा, लेकिन जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा म्यू भी वहां पे इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे y बढ़ रहा है म्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगले स्टेप में क्या करो, इस तरह से नंबर ऑफ लेयर शो करो जरा, इस तरह से। अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पे इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स शो करी है। अच्छा, अब इन नंबर ऑफ लेयर्स को कंपेयर करो, ये रेयर तो ये डेंसर। हो क्या रहा है? अब इसके बाद ऊपर जाओगे तो क्या होगा? ये रेयर तो ये डेंसर। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो म्यू बढ़ रहा है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रेयर ये डेंसर। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करो तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रेयर ये डेंसर। इन दोनों को फिर से कंपेयर करोगे तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रेयर ये डेंसर। इसका मतलब है कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, ये मीडियम ऐसी नंबर ऑफ लेयर का कलेक्शन है, लेकिन हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि लाइट हमेशा रेयरर से डेंसर में जा रही है, फिर रेयरर से डेंसर में जा रही है, और लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये लाइट हमेशा बेंड करती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लाइट अगर बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अब लाइट का पाथ शो करो। इस तरह से लाइट हमेशा बेंड करती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लाइट कंटिन्यूअसली बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो भी लाइट है, लाइट का पाथ यहां पे क्या होगा? एक कर्व होगा। किसके अंदर कर्व होगा? ये कर्व होगा इनसाइड दिस मीडियम। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि यहां पे कहीं हमने कोई पॉइंट लिया, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। अच्छा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे क्या होगी? इस पॉइंट पे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉप करो जरा, और बताओ देख के मुझे, जो डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का होगा, देखो है कि नहीं वहां पे?
जो डायरेक्शन इस पॉइंट पे टेंजेंट का होगा, बताओ वही डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या है, इंसिडेंट रे का होगा। अब यहां पे ड्रॉ कर दो नॉर्मल। देखो है कि नहीं है, मीडियम इस तरह से, ये मीडियम की लेयर है, ये मीडियम की लेयर है, ये तुम्हारी वहां पे टेंजेंट है, टेंजेंट पे मीडियम की बाउंड्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो चेक करो यही तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो हमने मीडियम की बाउंड्री पे नॉर्मल ड्रॉ किया और साथ में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप किया, तो ये जो आएगा ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है मैथ्स में कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये कर्व है, और कर्व के किसी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है टेन थीटा, बताओ उसको हम लिखते थे डी वाई बाय डी एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब यहां पे अगर देखोगे ये एंगल अगर आई है, ये 90 है, तो चेक करो ये जो एंगल थीटा होगा वो होगा 90 माइनस आई, और 10 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, मैथ्स की इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का है वही डायरेक्शन वहां पे टेंजेंट का है, और टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा टेन थीटा वो किसके बराबर होगा, वो होगा डी वाई बाय डी एक्स के। और ध्यान ना, डी वाई बाय डी एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप है, 10 90 माइनस आई क्या हो गया, कॉट आई, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉट आई। यही तुम्हारा किसी पॉइंट पे, ये तुम्हारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और स्लोप के बीच का रिलेशन है। तो फर्स्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का वो यही था कि डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर है, कॉट आई के बराबर है। तो पहला रिलेशन कब मिला, पहला रिलेशन मिला जब हमने क्या किया, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप किया। अब अगले पार्ट में करना क्या है, अगले पार्ट में बोल रहा है कि ये जो कर्व पाथ है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताओ सभी मीडियम की लेयर पैरेलल है कि नहीं है। इसका मतलब है कि हम किसी भी दो पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब स्नेल्स लॉ को यहां पे अप्लाई करो, बताओ यहां पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करोगे तो 1 इंटू साइन 90। मान लो इस जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये फंक्शन ऑफ y है, तो यहां पे लिखो म्यू इंटू साइन आई। देखो है कि नहीं है, किसी भी दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे और यहां पे मैंने स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली क्या किया है, अप्लाई किया। अब स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ गया साइन आई किसके बराबर, 1 बाय म्यू के बराबर। अच्छा, साइन आई 1 बाय म्यू के बराबर है, तो ये आई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब कॉस आई क्या होगा, कॉस आई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कॉट आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन है डी वाई बाय डी एक्स, कॉट आई क्या होगा, कॉस आई बाय साइन आई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। देखो है कि नहीं है। अब म्यू जो है, म्यू फंक्शन ऑफ वाई है, तो म्यू की वैल्यू पुट कर दो, उस इंस्टेंट पे म्यू की वैल्यू ये है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो है कि नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब हो गया के वाई टू दी पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये टर्म कैंसल आउट होगी, डी वाई बाय डी एक्स किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा रूट के, है कि नहीं, इंटू वाई टू दी पावर 3/4। देखो चेक करो इतना है कि नहीं है। अच्छा, रूट के की वैल्यू वहां पे क्या है, 1 है, तो के की वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर 1/2, तो ये हो गया y टू दी पावर 3/4।
अब सबसे पहले क्या करें, टर्म को सेपरेट आउट करें और इसको इंटीग्रेट करें। अब टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो dy अपॉन y टू दी पावर 3/4 dx के बराबर वहां पर। अब बताओ y टू दी पावर 3/4 यानी क्या हो गया, y टू दी पावर -3/4 ऊपर लेके जाओगे क्या होगा, +1 अपॉन -3/4 +1 क्या दे देगा, -3/4 +1 तो दे देगा y टू दी पावर 1/4। यहां पे भी आ गया 1/4। देखो है कि नहीं है, तो चेक करो यहां पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स y टू दी पावर 1/4 इक्वल्स टू x। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा हो। अब ये चेक कर लेना आप इंटीग्रेशन सही किया है कि नहीं किया। यहां पे ये हो गया y टू दी पावर 3/4, इधर आएगा ऊपर जाएगा y टू दी पावर -3/4 +1 -3/4 +1 तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स y टू दी पावर 1/4। तो ये हमारी इक्वेशन होगी कि x किसके बराबर आ रहा है, 4 टाइम्स y टू दी पावर 1/4 के। तो ये तो हो गई ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है जब पार्टिकल बाहर निकला तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहां पे जब ये पार्टिकल, जब ये लाइट रे बाहर आ रही होगी तो उस जगह y कोऑर्डिनेट 1 है, t की वैल्यू 1 है तो y कोऑर्डिनेट 1 पुट करो। y कोऑर्डिनेट अगर 1 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो y कोऑर्डिनेट 1 x कोऑर्डिनेट 4, इसका मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट बाहर आएगी तो वहां पे 4,1 कोऑर्डिनेट रहेगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इंडिकेट द पाथ ऑफ रे सब्सिक्वेंटली। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, अब लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयरर में, तो ये लाइट बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको मान लो r। हमें बताना है कि इसके बाद लाइट रे का क्या हो रहा है। तो हमें मालूम है कि अगर नंबर ऑफ लेयर्स पैरेलल हैं तो किसी भी दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या करो, यहां पे और यहां पे इन दोनों पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करो। तो क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे 1 इंटू साइन 90। देखो है कि नहीं वहां पे 1 इंटू साइन 90 किसके बराबर होगा, तो रिजल्ट होगा 1 इंटू साइन 90। ये हो जाएगा अगले स्टेप में यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन r। देखो है कि नहीं वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा यहां पे 1 इंटू साइन 90 1 इंटू साइन r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री वहां पे। और r अगर 90 डिग्री है इसका मतलब है कि इसके बाद जो लाइट रे रहेगी वो इस तरह से पैरेलल जाएगी। क्लियर? तो किसी भी दो पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखोगे वहां पे मॉड्यूल में और बुक में कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा होगा तो एक तो प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, जो डायरेक्शन टेंजेंट का वही डायरेक्शन इंसिडेंट रे का। फिर किसी भी दो पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर दो, फिर वहां से dy बाय dx में रिलेशन मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे तो फिर हमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो आज तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें अगेन हम इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब तुम्हें करना क्या है, इसको रिवाइज करो और इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है वहां पे, है ना। नोट डाउन कर लो इसको।